नमस्कार दर्शकों, आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे तिरंगे के बारे में। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है। अवसर है तिरंगे के जन्म दिवस का। दूसरे महान क्रांतिकारी मंगल पांडे का भी आज दिवस है, उन्हें भी हम याद करेंगे। और इन सभी विषयों को हम शायद बिरले ही इंदौर और इंडिया में लोग हैं जो तिरंगे के बारे में इतना शोध करके बैठे हुए हैं। हमारे साथ हैं आज तिरंगा अभियान के प्रमुख रवि अत्रोलिया साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दो अवसर हैं सर, और इस बार तो इस अमृत महोत्सव में जैसे हर हर मोदी घर घर मोदी, वैसे ही उससे कहीं बढ़ के हर घर तिरंगा। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव तो है और इसमें मोदी जी ने जिस अभियान की शुरुआत की है, मेरे ख्याल से ठीक शुरुआत की है। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि तिरंगा अभियान के अंतर्गत पिछले 8 वर्षों से मैं इन स्कूलों में, संस्थाओं में जहां पर भी जा रहा हूं, वहां पर मेरी 2 मांग रहती है। एक मांग ये कि हम तिरंगे झंडे का जन्मदिन मनाएं, क्योंकि आज की पीढ़ी वैलेंटाइन डे, फ्रेंडशिप डे, मदर्स डे, फादर्स डे, न जाने कौन कौन डे मनाती है, मगर तिरंगे के जन्मदिन नहीं मनाती। तो मैंने तो वो शुरुआत की, तिरंगे के जन्मदिन मनाना शुरू करें। और उसी के साथ में ये कहता था कि हर 15 अगस्त, 26 जनवरी और राष्ट्रीय पर्वों पर अगर हम अपने घरों पर स्वेच्छा से तिरंगा लगाएं, जैसे कि हम होली दिवाली स्वेच्छा से मनाते हैं, ईद स्वेच्छा से मनाते हैं, ऐसे ही हम राष्ट्रीय पर्व को मनाएं और अपने घरों पर तिरंगा लगाएं। ये मैं 8 साल पहले से कर चुका था और ये अभी शुरुआत हो रही है आजादी के अमृत महोत्सव में। लेकिन हम ये ना भूलें कि राष्ट्रध्वज तिरंगे का भी यह 75वां वर्ष है, यानी कि उसका भी अमृत महोत्सव जन्म दिवस है। इस बार आपको शासन प्रशासन का सहयोग शायद पहली बार मिल रहा है इस अभियान के लिए, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पिछली 11 तारीख को जब राज्य शासन के निर्देश जिला प्रशासन के पास आए, तो माननीय हमारे जिलाधीश मनीष श्रीवास्तव साहब का मेरे पास फोन आया था कि हर घर तिरंगे का कंसेप्ट आया है, पर हमें जो आजादी के अमृत महोत्सव में करना है और हम आपकी सेवाएं चाहते हैं। तो जो स्मार्ट सिटी का ऑफिस है नेहरू पार्क में, वहाँ पर मुझे आमंत्रित किया गया है। अपना एडीएम जो है पवन जैन साहब और अभय बेड़ेकर साहब जो है, इन दोनों के द्वारा, प्लस नगर निगम श्रीमती प्रतिभा पाल द्वारा भी मुझे सूचना दी गई। कलेक्टर महोदय ने उन्होंने कहा होगा तो दिया। तो वहाँ पर मेरे ऊपर 2 जिम्मेदारियां दी गई हैं। एक तो ये कि जो तिरंगे झंडे शासन बनवा रहा है या खरीदेगा, तो मैं उसमें ये देखूं कि वह स्टैंडर्ड फ्लैग की डेफिनेशंस को फुलफिल कर रहा है या नहीं, मतलब चक्र छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह वगैरह। एक तो वो जिम्मेदारी मिली है। दूसरा ये कि लोगों को जागरूक करना है कि हर घर तिरंगा इस आजादी के अमृत महोत्सव पे हम लगाएं। तो ये भी मैं वचनबद्ध हूँ और उसके लिए उन्होंने शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी को और हायर एजुकेशन के अधिकारी को पाबंद किया है कि वो मुझे स्कूलों संस्थाओं तक ले जाएं ताकि मैं लोगों को प्रेरित कर सकूं। और तीसरा ये कि ये झंडे चूंकि घर घर लगना है, 11 अगस्त से 17 अगस्त तक लगना है, तो ऐसी स्थिति में शाम को इन झंडों का क्या होगा, इन्हें उतारा जाएगा या नहीं। तो मैंने यही कहा था कि जो 21 बाई 14 फीट से बड़े और बहुत बड़े झंडे हैं वो तो 24 घंटे लगाए जा सकते हैं, लेकिन 21 फीट बाई 14 फीट से छोटे झंडे जो भारत सरकार के मानक ध्वज हैं, अगर उस साइज के झंडे हम लगाते हैं तो उन्हें शाम को सूर्यास्त के समय उतारना जरूरी है। तो इसके लिए प्रशासन ने ये कहा है कि वो इसकी व्यवस्था करेंगे कि लोग ध्वज को शाम को डंडे में से निकाल लें और सुबह उसको फिर लगा लें। तो इस तरह से ये 3 दायित्व हैं कि एक तो मानक देव बने बटे वो हो, दूसरा प्रचार प्रसार करना है, लोगों में जागरूकता लाना है, तीसरा यही कि वो शाम को झंडे उतार जाएं। इसके लिए मैं भी उनके साथ रहूंगा। तो ये मुझे निश्चित प्रशासन ने एक जिम्मेदारी दी है। इस ध्वज के मानक के बारे में कुछ बताएं आप हमें। हाँ बिल्कुल, बहुत सही है, क्योंकि अधिकतम लोगों को यह नहीं जानकारी कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज का मानक क्या हो। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो आकार है वो लंबाई
3 हो और चौड़ाई, सॉरी माफ करेंगे मुझे, 2:3 में चाहिए। और 2:3 का मतलब यह है कि ध्वजदंड की तरफ वाला हिस्सा 2 रहेगा तो सामने फहराने वाला हिस्सा 3 रहेगा। इस तरह से उसका रेशियो रहेगा। और ये 3 रंग होंगे इसमें, क्रमशः केशरिया, सफेद और हरा, और तीनों समान रंग की पट्टी इसमें होगी। सफेद रंग की पट्टी के बीचों बीच अशोक का धर्म चक्र को, जिसे हमने प्रगति चक्र के रूप में लिया है, वह चक्र 24 सलाखों वाला नीले रंग से बीचों बीच अंकित होगा और ध्वज के दोनों तरफ से दिखने वाला भी होगा। इसमें मैं अब लगे हाथ एक जानकारी ये भी देना चाहूंगा आपको कि ये तो थे उसके मानक, मगर जो मानक ध्वज के हमारे जो रूप बताए गए हैं वो ये है कि ध्वज खादी का भी हो सकता है, खादी सिल्क का भी हो सकता है और ऊन से भी बनाया जा सकता है। हम सरकारी बिल्डिंगों पे जो ध्वजों को देखते हैं वे ISI वाले खादी के ध्वज होते हैं। और इस ISI वाले खादी के ध्वज की विशेषता ये है कि वे ध्वज एक विशिष्ट प्रक्रिया से बनाए जाते हैं, जैसे कि ध्वज के कपड़े का सूत जो है, धागा, वो हाथ से काता जाएगा और कपड़ा भी हाथ से बुना जाएगा, उसमें कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं होगा। और 205 ग्राम खादी से 1 वर्ग फीट कपड़ा ही तैयार होगा। ये उसके मानक है, ISI वालों ने मान के रखे हैं। और इस तरह से भारत में उत्तरी कर्नाटक के जिला धारवाड़ में गर्ग नामक गांव है, वहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इसी प्रक्रिया पर ध्वज का निर्माण कर रहे हैं, कपड़े का निर्माण कर रहे हैं। वे सिर्फ थान बनाते हैं और वो थान हरा रंग और केसरी रंग होने के लिए बॉम्बे भेजा जाता है और उसका रंग होकर जब आता है तब वापस इनकी सिलाई जब वो करते हैं तो दोनों रंगों को सिलाई करने के लिए भी हाथ से कते हुए सूत का ही सिलाई होती है। फिर ISI यानी भारतीय मानक संस्थान उसको चेक करता है कि जो स्टैंडर्ड उसने रखा है उतना ही उसमें वो चीज आई है कि नहीं। तब फिर वो ध्वजदंड पे जहाँ रस्सी बनती है वहां पर एक सफेद रंग की पट्टी से तीनों रंगों के कपड़ा रखा जाता है। उस पट्टी के ऊपर ISI अपना ठप्पा लगाती है और उस पर फिर उसकी साइज लिखती है, साइज के साथ कीमत और उसका सन भी लिखती है। और मैं यह बता देना चाहता हूं आप सभी लोगों को कि भारतीय मानक संस्थान का पहला उत्पाद ही राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रीय ध्वज के लिए उन्होंने नंबर दिया था उस वक्त ISI 1 1951। बाद में जब दशमलव पद्धति आई 64 में तो फिर वो 1964 हुआ है और वही चल रहा है। यहाँ पर एक उल्लेखनीय बात और बता दूं कि भारत में सुई की नोक से लेके बड़े बड़े जलपोतों तक का जब निर्माण होता है तब उस पर हम कस्टम ड्यूटी सरकार वसूलती है, मगर नेशनल फ्लैग के उत्पादन के लिए यह टैक्स नहीं लगता। और आपको बता दूं कि पहले सिर्फ एक संस्थान था जो अधिकृत झंडे बनाता था स्टेट फ्लैग के, अब भारत में 3 संस्थान बन गए हैं। और जहां तक सरकारी बिल्डिंगों पर तो ये बाध्यता है कि वे ISI मार्का वाले ही ध्वज लगाएं। वैसे मेरी कोशिश अभी है कि जैसे अभी जिन संस्थाओं में जा रहा हूं उनके यहाँ पे जाके कार्यक्रम जब देता हूँ ध्वज देखता हूँ तो ध्वज में भी वो देखता हूँ कि ऑर्डनरी, तो उनको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई क्यों नहीं आप भी ये लगाएं। तिरंगा अभियान का सफर बहुत लंबा है सर जी। अभी तक के सफर में आपने अपने आप को कितना सफल और संतुष्ट माना है? देखिए, मैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं, तो इसमें मेरी सफलता का कोई रोल है ही नहीं। मैं सफल हूं असफल, मैं तो एक माध्यम हूं भारत सरकार का जो इस जानकारी को लोगों तक पहुंचा रहा हूं, उनको अवेयर कर रहा हूं। हाँ, इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बार जरूर कहूंगा, आप सुन लीजिए कि मेरी पीढ़ी और मेरी पीढ़ी के बाद के लोगों को अगर वो अपने दिल पे हाथ रख के इस बात को सोचें कि जब वो पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी को उनको बुलाया जाता था, वो लाइन लगा के बैठ जाते थे, कोई बुजुर्ग भाषण देते थे, भाषण हमें समझ में नहीं आता था, एक टीचर इशारा करता था, हम तालियां बजाते थे उसके भाषण के दौरान, उसने क्या कहा हमें समझ में नहीं आया, हम बैठे रहते थे इसलिए कि कार्यक्रम के बाद हमको मिलेगा लड्डू। अफसोस कि मेरी पीढ़ी और मेरी पीढ़ी के बाद की लोगों को भी, इवन की आज की पीढ़ी में भी किसी शिक्षक ने बच्चों को यह नहीं बताया कि यह राष्ट्रध्वज क्यों फहराया गया है, इसका महत्व क्या है, इसके लिए जान क्यों देना चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए, ये नहीं बताया। और वही वजह थी कि हमारे अंदर देशभक्ति की भावना होगी कैसे। तो अब जो मैं प्रोग्राम जो 1997 से जब ये हम आजादी की 50वीं सालगिरह मना रहे थे,
तब मैंने झंडे जैसा कि आपने कहा कि भाषण और वो औपचारिकताएं और खाली झंडा फहराना है, क्या आप ऐसा भी प्रयास करेंगे जिसमें तिरंगे को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए प्रमुखता से? ये प्रयास तो मेरे चल रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों शासन प्रशासन को इस पर कोई सुध नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि भले ही सिलेबस में वो अभी जोड़े ना जोड़े, लेकिन आप सपना तो मेरा यही, जैसा जोड़ना चाहिए। लेकिन अभी तक जो मैंने स्कूलों में, कॉलेजों में, संस्थाओं में जो भाषण दिए, जानकारी दी, उसका परिणाम ये निकला है कि लोग अवेयर हो गए हैं और झंडे की गरिमा को समझने लग गए हैं, और ये फर्क विद्यार्थियों से लेके आम लोगों तक में आ रहा है। बात करें मंगल पांडे जी की और टंटिया भील की, तो ये अभी कुछ दिनों से जो प्रसारित हुआ है, नहीं तो हमारे जो स्वातंत्र वीर ये जो भी हैं, वो स्वातंत्र वीर भुला दिए जा चुके हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से आज तिरंगे का पाठ्यक्रम में होना जरूरी है, क्यों ना हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल करें। बहुत जरूरी है कि ये आज के बच्चे, आज की पीढ़ी इस बात को समझे कि आजादी किन लोगों ने किस तरह अपने प्राण देकर हमें प्रदान की है, और जब हमें ये जानकारी होगी तो हम आजादी पाने का मूल समझ पाएंगे और उसकी कद्र कर पाएंगे। सबसे ज्यादा आवश्यक है आज के परिप्रेक्ष्य में। बहुत जरूरी है ये, बहुत जरूरी है ये कि हम उन क्रांति वीरों को याद करें। जैसे कि एक उदाहरण भी देना चाहता हूं, ये सरदार उधम सिंह का, एक वो नवयुवक जो जलियांवाला कांड की घटना से उद्वेलित हो गया था, 20 साल का नवयुवक, जनरल डायर को मारने के लिए लंदन तक पीछे गया। और देखिए, बदला लेने की सब्र का इंतहा, बता दूं कि 20 साल तक वो लंदन में इस बात के प्रयास करता रहा कि मैं भारत के निरीह लोगों की हत्या का बदला मैं कैसे लूं। जनरल डायर जिसने गोली चलाई थी, वो तो खैर अपनी मौत मारा गया, बट वहां का जो गवर्नर था माइकल ओडायर, वो जिंदा था, जिसके दिशा निर्देश पर जनरल डायर ने कार्रवाई की थी। उसे उसने भरी सभा में गोलियों से भून दिया था, वंदे मातरम के नारे लगाता रहा और भागा नहीं, पकड़ा गया। मजेदार बात ये जज्बा देखिए कि अदालत में ये लोगों को, जब बच्चों को आज पीढ़ी को पता चलेगा ना, तो उन्हें समझ में आए कि भारत की अस्मिता के सम्मान कैसे करना है। अदालत ने उससे कहा कि अगर तुम अपनी इस हत्या को लेकर पश्चाताप करते हो, माफी मांगते हो, तो तुम्हारी मृत्यु दंड को हम आजीवन कारावास में बदल देंगे। उस वक्त सरदार उधम सिंह के जो शब्द थे, वाकई हमारे खून में जोश पैदा कर देते। उसने कहा कि मैंने अपने देश के निर्दोष भारतवासियों के हत्यारे को उसी के घर में कुत्ते की मौत मारा है, अब मैं अंग्रेजों की जेल में जिंदा रहना नहीं चाहता। और उसे मौत मिली, फांसी मिली। तो जब ये बातें हमारे आज की पीढ़ी समझेंगे, तो समझेंगे कि हमें देश के लिए कैसे मर मिटना है। तिरंगे को लेकर के आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूंगा कि राष्ट्रध्वज तिरंगे का हम खुद सम्मान करें, सम्मान कराएं, और जैसा कि अभी घर घर तिरंगे का अभियान चल रहा है, तो ये 15 अगस्त 2022 तक ना रखें। मैं तो ये कहता हूं कि 15 अगस्त, 26 जनवरी और 22 जुलाई, इन दिनों भी हम सम्मान के साथ अपने घरों पर, प्रतिष्ठानों पर, संस्थाओं में हम सगर्व झंडा फहराते रहें। भारत माता से ये प्रार्थना करते हैं कि आपका ये तिरंगा अभियान फले फूले बढ़े और घर घर तक आपका जो संदेश है ध्वज फहराने का, ये आत्मसात हो, लोग अपने घरों में तिरंगा लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश भाई, यहाँ पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा प्लीज जी। ये अभियान, आपने कहा कि आपका ये अभियान, मेरा नहीं है। ये अभियान सारे भारतवासियों का है। ये अभियान किसी रवि अत्रोलिया का नहीं है, सारे भारतवासियों का। मेरी अपील यही है कि जिस तरह से हम होली, दिवाली, ईद स्वेच्छा से मनाते हैं, बगैर किसी प्रेशर के, जैसे कि अभी हम घर घर तिरंगा की बात करें तो ये थोड़ा सा फोर्स के साथ आ रहा है, तो ऐसा ना हो, बल्कि अब हो कि स्वेच्छा से हम राष्ट्रीय पर्वों को मनाएं, तभी हम सच्चे भारतीय कहलाने के लिए हकदार होंगे। आपने मुझे बुलाया, सुना, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।